बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस। और आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स इंडक्टर और कैपेसिटर्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर असल में जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा। तो इसमें जो यानी अब फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये सेकंड डिग्री, इसकी डिग्री 2 है, या सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है उसमें भी ये है कि उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, उसका ऑर्डर फर्स्ट यानी हायर डिग्री जो होती है उसकी वो 1 होती है। यानी उसमें जो x है वो यानी उसकी डिग्री 1 होती है। सही है, तो इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में क्या है कि यानी आर एल सर्किट्स, आर सी सर्किट्स, सही है, तो ये शामिल है। यानी जो स्टोरेज एलिमेंट है वो एक ही होना चाहिए। देखिए, इसमें स्टोरेज एलिमेंट एक है, इसमें भी स्टोरेज एलिमेंट एक है। सही है, तो इसका जो वो बनता है, इक्वेशन बनता है, सही है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। उसमें अब इस तरह डी वी बाय डी टी, इस तरह डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, सही है, एल डी आई बाई डी टी, ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। मगर इसका जो पावर होता है वो 1 होता है। इस तरह इसका भी पावर जो है वो 1 होता है, तो इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कहेंगे। सही है। अच्छा, इनको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास करंट सोर्स गिवन है तो हम इसको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्टन में क्या होता है कि इस साइड पे तो लोड होता है और करंट सोर्स और नॉर्टन रेजिस्टेंस वो आपस में पैरेलल में लगे होते हैं। इसी तरह थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है कि लोड इस साइड पे होता है और वोल्टेज सोर्स और थेवेनिन रेजिस्टेंस ये आपस में सीरीज में होते हैं। सही। अच्छा, अब जो है मैं आपको बताऊं कि स्टेडी स्टेट क्या होता है और ट्रांजिएंट क्या होता है। सही। अमूमन हम जो भी बात करते हैं वो स्टेडी स्टेट की करते हैं, ट्रांजिएंट की हम बहुत कम बात करते हैं। अच्छा, क्या होता है कि जब आप बटन को ऑन कर देते हैं, सही है, अब यहाँ पे हमने स्विच को ऑन किया, ठीक है, और करंट स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो पहले से ही कैपेसिटर खाली था। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें चार्जेस अपेयर होंगे, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, आखिरकार ये जो है वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा। सही है, तो जब भर जाएगा तो फिर ये इसमें और चार्जेस अपेयर नहीं होंगे। तो जब और चार्ज अपेयर नहीं होंगे तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। जिस तरह आप इसकी मिसाल आप मोबाइल की चार्जिंग की तरह ले लें। जब आपका मोबाइल की बैटरी खाली थी, ठीक है, तो करंट फ्लो हो रहा था, यानी चार्जिंग हो रही थी। और फिर जब मोबाइल की बैटरी फुल हो गई तो अगर आप या पूरी रात भी रखेंगे तो और वो कनेक्ट भी होगा तब भी करंट फ्लो नहीं होगा, बस वो वैसे पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो अब इसमें दो स्टेट्स बन गई हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं ट्रांजिएंट और एक को कहते हैं हम स्टेडी स्टेट। सही है। अच्छा, जो कैपेसिटर की चार्जिंग का पीरियड था, ठीक है, चार्जिंग का जो पीरियड था
या डिस्चार्जिंग का भी इसमें हम मिसाल ले सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टार्ट वाला पीरियड था इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट। और अब उसके बाद ये जब करंट फ्लो नहीं हो रहा और जितनी देर भी इसको ये वोल्टेज अप्लाई होगा तब भी ये ओपन सर्किट का वो देगा, काम देगा। सही है, इसको हम कहते हैं फिर स्टेडी स्टेट। अच्छा, ये जो ट्रांजिएंट पीरियड है, ये इसके लिए तो मैंने आपको मोबाइल की चार्ज की मिसाल दी थी, मगर ये मोबाइल की चार्ज की मिसाल यहाँ पे फिट नहीं है। ठीक है, ये वैसे कैपेसिटर को समझाने के लिए मैं आप लोगों को मोबाइल की मिसाल दे रहा था। ट्रांजिएंट पीरियड जो होता है वो मिली सेकेंड्स के दौरान का होता है। कितने मिली सेकेंड्स, यानी सेकंड के 1000वें हिस्से में वो फुल चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। उसके मिली सेकेंड, यानी अब आपके जो लैब में कैपेसिटर होते हैं वो बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाते हैं या बहुत जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये मिली सेकेंड, ये नहीं कहने का मकसद है कि जो ट्रांजिट पीरियड है उसका दौरानिया बहुत ही कम होता है, यानी मिली सेकेंड में होता है। और जबकि स्टेडी स्टेट उसके बाद जितना भी टाइम होता है फ्रॉम मिली सेकेंड टू इन्फिनिटी, ये सारा का सारा पीरियड जो है फिर स्टेडी स्टेट पीरियड कहलाता है। ठीक, क्योंकि ये दौरान ज़्यादा होता है और अमूमन हम इसी में काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए अगर पीरियड गिवन नहीं है या स्टेट गिवन नहीं है तो इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब होगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। सही। और अगर कहीं हम ट्रांजिएंट की बात करेंगे फिर स्पेशली हम नाम लेंगे कि ये हम ट्रांजिएंट पीरियड में बात कर रहे हैं। सही। और अगर नाम ना लें तो ऑटोमेटिकली इसका ये मतलब होगा कि ये कौन सा है, स्टेडी स्टेट है, क्योंकि ये देखिए इसका दौरानिया बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इन स्टेडी स्टेट द इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट, इन स्टेडी स्टेट द कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो वो है ट्रांजिएंट में, अच्छा जब करंट इसमें फ्लो हो रहा था तो ट्रांजिएंट पीरियड में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट था, यानी करंट फ्लो होने का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट था। और जब जब स्टेडी स्टेट पीरियड आया तो यही कैपेसिटर जो है अब करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि वो भर गया है, फुल हो गया है, तो अब इसमें अभी ओपन सर्किट का हो। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट, इन ट्रांजिएंट स्टेट ए कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट। इसी तरह इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इंडक्टर में ये प्रॉपर्टी है कि ये चेंज को अपोज करता है। सही है, तो जब चेंज को अपोज करता है तो स्टार्ट में जब करंट इससे फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। ये तो आप लोगों ने एफईसी में पढ़ा होगा कि ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना देता है और उस फील्ड की वजह से इसकी अपनी करंट होती है, और वो करंट जो होती है वो ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होती है कि ये करंट को अपोज करने की कोशिश करता है ये। ठीक है, तो स्टार्ट में ये इनका ये मुकाबला होता है, ये करंट को फ्लो करना चाहता है इंडक्टर में से, और इंडक्टर जो है स्टार्ट में ही करंट वो फील्ड पैदा कर देता है। तो फील्ड की वजह से अपनी करंट होती है और करंट की डायरेक्शन वो डिपेंड करती है कि आप फ्लक्स को ये इंटरनल फील्ड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो ये इसको इस डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में अपनी करंट को पैदा करेगा कि ये इसको क्या करे, अपोज करे। तो स्टार्ट में यानी ट्रांजिएंट में इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर वो ओपन सर्किट होता है। क्यों, क्योंकि वो स्टार्ट में करंट को फ्लो होने नहीं देता। ठीक है, फिर क्या होता है कि आखिर में चूंकि फिर ये उस पर हावी हो जाता है,
सही है। ये मिली सेकेंड्स के लिए ये मुकाबला होता है, बाकी फिर तो जाहिर बात है ये एक्सटर्नल करंट उस पर हावी होता है। तो मिली सेकेंड्स के बाद यानी बहुत कम दौरानिए के बाद इंडक्टर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट बन जाता है, यानी फिर उससे आसानी से करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखें कि ट्रांजिट में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता है और स्टेडी स्टेट में फिर वो ओपन हो जाती है। ये फिर ये चीज़ें आप जहन में ले आए। ठीक है, और इंडक्टर स्टार्ट में ओपन सर्किट और फिर जो है स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, अच्छा आप सेकंड ऑर्डर सर्किट्स क्या हैं? तो फर्स्ट ऑर्डर में वन एलिमेंट, वन एनर्जी एलिमेंट, वन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट था। ये मैं बता चुका हूँ कि कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को स्टोर करता है, और इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं अगर वो दो होंगी तो फिर हम इसको सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि इससे जो फिर फाइनल टर्म में हम पढ़ेंगे कि इससे जो डेरिवेटिव इक्वेशन बनता है उसका ऑर्डर टू होता है, यानी वो इस तरह होता है डी स्क्वेयर आई ओवर डी टी, यानी इस तरह का इक्वेशन बनता है। उसमें फिर स्क्वायर होता है। वो क्यों? क्योंकि इसमें दो एनर्जी एलिमेंट्स हैं। अब देखिए इसमें रजिस्टर तो चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, वो ऑर्डर में काउंट नहीं होता, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट नहीं है रजिस्टर। ठीक है, तो इसकी तादाद का ऑर्डर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब जो इंडक्टर है वो एक इंडक्टर है इसमें और एक इसमें है कैपेसिटर। सही है? इसी तरह इसमें एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, तो दो हुए। यहाँ पे भी दो एनर्जी एलिमेंट्स, यहाँ पे भी दो, चाहे सीरीज में लगे हों या चाहे पैरेलल में लगे हों, फिर भी ये सेकंड ऑर्डर में काउंट होते हैं। यहाँ पे अब देखिए दोनों इंडक्टर हैं, यानी दो एनर्जी एलिमेंट्स हैं। सही है, तो तब भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, अगर पैरेलल में हो। सही, ठीक है, और बीच में रेजिस्टर हो। इसी तरह ये भी। ठीक है, तो पैरेलल में हो, बीच में रेजिस्टर हो, तो ये भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में काउंट होगा। सही, अच्छा अब ये फिर इसके कुछ इक्वेशंस हैं, ये आप लोगों ने शायद एलसी में पढ़े भी होंगे, फिर खैर हम थोड़ा बहुत इसको रिवाइज कर लेते हैं। सही, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसके लिए है आई इज इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी। सही है, ये नहीं, ये देखें, इसको खैर हम बाद में प्रूफ भी करेंगे, मगर फिलहाल आप ये याद रखें आई आई का जो इक्वेशन है वो सी डी वी ओवर डी टी, ये डेरिवेटिव इक्वेशन। अभी हम जो डेरिवेटिव की बात कर रहे थे ना, वो असल में ये है। सही, तो इसका जो करंट है वो डेरिवेटिव के फॉर्म में है, और इसका इंडक्टर का वोल्टेज डेरिवेटिव के फॉर्म में है, वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, चेंज इन करंट। सही है, तो इंटू एल, ये जो है वो वी के बराबर है। सही है, अच्छा अब इसका जो अगर इसी से आप वोल्टेज को फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले सी को डिवाइड कर दें। यहाँ पे सी को डिवाइड किया दोनों साइड पे, यहाँ से कैंसिल हो गया। और अब इस डेरिवेटिव को ख़त्म करना है, तो डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए क्या करें कि इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करें और इधर भी इंटीग्रेशन। आपको पता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट होता है, तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो गया और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया। तो ये देखिए वन ओवर सी बाहर किया है इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन आई सी डी टी। सही है, अब ये टा क्या चीज़ है ये हम बाद में पढ़ेंगे। सही है, और यहाँ पे जो इसकी लिमिट्स हैं, इसकी लिमिट्स शो करती हैं कि ये कहाँ से कहाँ, यानी स्विच ऑन होने से, ठीक है, कोई भी आप टाइम ले सकते हैं, कोई भी इंस्टेंटेनियस टाइम ले सकते हैं। सही, इन्होंने माइनस इन्फिनिटी टी दिया है। सही, ये जीरो से टी भी हो सकता है, जीरो से इन्फिनिटी भी हो सकता है। ये स्विच के टाइमिंग पर डिपेंड है, स्विच की टाइमिंग क्या है वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। सही, अच्छा, तो आई सी इक्वल टू, और अगर यहाँ से आप वो करते हैं तो एल यहाँ पे डिवाइड कर दें और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, तो
इसका जो वोल्टेज है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में और इसका करंट जो है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में। सही है, ये आई सी नहीं है, ये आई एल है, यहाँ पे गलत है। ठीक, ओके। डीसी इक्विवेलेंट, सही, डीसी के लिए इस कैपेसिटर ओपन सर्किट का काम देता है स्टेडी स्टेट में, और इंडक्टर में ये शॉर्ट सर्किट का काम देता है। सही, वो किस तरह, वो इस तरह के, आप देखें, डीसी, अगर डीसी सप्लाई है, ये स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। देखें कहीं यहाँ पे अभी बताया नहीं है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में मैंने आपको बताया था कि अब ये आपने वोल्ट डीसी अप्लाई किया है कैपेसिटर को, तो जब डीसी अप्लाई किया है तो स्टार्ट में, तो जब चार्ज करेगा उसको तो हम ट्रांजिएंट कहते हैं, मगर हम यहाँ पे बात स्टेडी स्टेट की कर रहे हैं। तो क्या होगा कि और अब करंट फ्लो नहीं करेगा, सही है, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। सही, इसके मुकाबले में अगर हम एसी अप्लाई करते तो ये क्या होता, ये शॉर्ट सर्किट होता। उसकी वजह ये है कि ये पहले चार्ज करता, ठीक है ना, पहले हाफ साइकिल के लिए ये चार्ज करता। सही, तो फिर जब ये नेगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता, तो फिर ये इसको डिस्चार्ज करता। तो यानी इसका जो कर्व बनता वो चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग फिर चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग, हाफ, पहले हाफ साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए इस तरह है। तो पहले हाफ साइकिल के लिए चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग। तो ये एसी के लिए, मगर यहाँ पे डीसी की बात कर रहे हैं, तो डीसी के लिए जब ये चार्ज हो जाएगा ट्रांजिट में, तो स्टेडी स्टेट के लिए ये बिल्कुल ओपन सर्किट का काम देगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और इसमें ये शॉर्ट सर्किट का काम इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें आपको पता है डीसी में कोई चेंज नहीं होता। तो जब चेंज नहीं होता तो ये तो चेंज, जब चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, तो इंडक्टर उसको वेलकम करता है। उसकी वजह ये है कि इंडक्टर चेंज को अपोज करता है, यानी जब इस तरह का करंट आएगा, ठीक है, तो ये इसको अपोज करता है। ठीक, ये उसका मुकाबला करता है, मगर इसमें कोई चेंज नहीं है स्टेडी स्टेट में। ये स्टार्ट में चेंज आ गया है, मगर ये ट्रांजिएंट में है, हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। तो स्टेडी स्टेट में कोई चेंज नहीं है, तो इस वजह से ये जब चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, तो ये उसको अपोजिशन अप्लाई नहीं करता। इसका मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट का काम दे रहा है। कैपेसिटर इन सीरीज में ये बिल्कुल रजिस्टर इन पैरेलल जैसा फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, 1/C = 1/C 1 + 1/C 2, इस तरह। और इंडक्टर में ये सीरीज में बिल्कुल वो जैसे रजिस्टर ऐड होते हैं उसी तरह ऐड होता है, मगर कैपेसिटर का उस तरह नहीं है। सही, कैपेसिटर का उससे उल्टा है। अगर आप देख रहे हैं तो हर जगह पे ये उसका उल्टा ना, यहाँ पे करंट उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे वोल्टेज डेरिवेटिव, यहाँ पे वोल्टेज इंटीग्रेशन है, यहाँ पे करंट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे पैरेलल वाला फार्मूला, यहाँ पे सीरीज वाला, पर सीरीज के लिए ही ये दूसरा वाला फार्मूला। ठीक है, अब पैरेलल में ये अब इस तरह का फार्मूला है, सिंपली ऐड हो रहे हैं, और इसमें ये रजिस्टर वाला जैसा फार्मूला है। सही है, एनर्जी स्टोरेज, इसको हम खैर बाद में प्रूफ भी करेंगे। स्टोरेज बराबर है 1/2 CV/C²। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 L, C की बजाय L आ गया, और V के बजाय I आ गया, I²L। ये इसके बराबर। अच्छा, ये कैपेसिटर है, आप लोगों ने FSC में उसमें भी पढ़ा होगा। ये क्या है कि ये डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटेंस, यानी स्टोर करने की सलाहियत जो है वो डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे। एक है एरिया, इफेक्टिव एरिया, और तीसरा है सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर, और चौथा है, तीसरा है डायलैक्ट्रिक बिटवीन द कैपेसिटर। सही है, तो ये है सेपरेशन। जितना ये क्लोज होगा, देखिए इन्वर्सली रिलेटेड है, जितना ये डिस्टेंस कम होगा तो उतना कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगा, जितने ये दूर होंगे उतने कैपेसिटेंस कम होंगे। इसी तरह जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना जो है कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी।
और अगर जितना छोटा कैपेसिटर होगा एरिया वाइज, उतनी जो है उसमें सलाहियत कम होगी। अच्छा, इसी तरह जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर इसमें एयर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, जाहिर ही बात है। तो इसकी वैल्यू जब 1 होगी तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और अगर इसमें कोई और चीज़ है जिसकी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 10 है, तो जाहिर बात है पर 10 मल्टीप्लाई होगा ए के साथ और डी डिवाइड होगा। तो अगर यहाँ से पहले से 5 वैल्यू आ रही थी और आपने वैक्यूम या एयर रखा है, तो 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको कैपेसिटेंस 5 फेराड देगा। और अगर अब यहाँ पे वैल्यू है 10, तो अब 10 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आप लोगों को 50 दे देगा। तो मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल जिसकी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, तो वो आपको कैपेसिटेंस बढ़ा देगा। अच्छा, अब ये उसके लिए इक्वेशंस हैं। हमें पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी, सही है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो चार्ज यानी और वोल्टेज के बीच ये रिलेशनशिप है। तो I इज इक्वल टू, आई हमें पता है कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। यानी चार्ज की जो फ्लो है टाइम के लिहाज से, उसको हम कहते हैं करंट, सही है। तो अच्छा, हम कहते हैं चार्जेस फ्लो हो रहे हैं सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं सर्किट में। तो फिर ये करंट क्या है, ये इन्हीं चार्जेस की स्पीड है, यानी कितने टाइम में ये जा रहे हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में गुजर जाते हैं, लूप कंप्लीट कर देते हैं, तो हम इसको कहते हैं 5 एम्पेयर, सही। अगर यही 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 सेकंड गुजारते हैं लूप कंप्लीट करने में, तो हम फिर उसको कहते हैं 1 एम्पेयर, सही। तादाद तो चार्जेस वही है, पहले भी 5 इलेक्ट्रॉन गए थे लूप कंप्लीट करने, अब भी 5 हैं, मगर अब इन्होंने इसने टाइम एक ही सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन लूप कंप्लीट कर चुके। इन्होंने 5 सेकंड गुजारे लूप को कंप्लीट करने में, तो हम फिर उसको 1 एम्पेयर कहेंगे। तो असल में करंट और चार्ज में जो डिफरेंस है वो स्पीड का है। चार्जेस की जो स्पीड है वो करंट कहलाती है, सही। तो आई इज इक्वल टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो आप यहाँ से क्यू की वैल्यू ले लें और यहाँ पे पुट करें, तो क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी है। तो सी वी, ठीक है, सी तो कांस्टेंट है तो वो बाहर कर दिया और सी वी यहाँ पे आ गया, सही है। अच्छा, अगर इसी से आप वोल्टेज को फाइंड करते हैं, तो जाहिर बात है वही 1 और सी इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें, ठीक है। अच्छा, अगर पहले से उसमें कोई वोल्टेज हो, तो कैपेसिटर में पहले से आपने जो कैपेसिटर उठाया वो पहले से खाली नहीं था। यानी इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, जैसे आप मोबाइल चार्ज पे लगा रहे हैं, मगर वो बिल्कुल खाली नहीं है, उसमें पहले से 20% चार्ज है और आप और भी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वो असल में पहले से पहले वाला वोल्टेज है जो कि कैपेसिटर में पहले से मौजूद है, सही। इनिशियल, इसको हम इनिशियल वोल्टेज कहते हैं, इनिशियल वोल्टेज, ठीक है, यानी पहले से जो हो। तो फिर ये नया वोल्टेज डेवलप हो रहा है, तो ये नया प्लस इनिशियल पहले से जो मौजूद है, ये दोनों ऐड होंगे, तो ये टोटल वोल्टेज फिर कहलाएंगे, सही। अच्छा, एक ये तो हम पढ़ चुके हैं, पैरेलल सीरीज में इस तरह होगा और पैरेलल में इस तरह होगा। अच्छा, अब एनर्जी को फाइंड करते हैं। तो एनर्जी जो है वो पी इज टू वी आई, आप लोगों को पता है पी इज टू वी आई, ये फार्मूला है। तो आई की वैल्यू लिख दें, सही। आई की वैल्यू सी डी वी सी डिवाइड बाई डी टी, और वी सी अपनी जगह पर। तो वी सी आपस में मल्टीप्लाई किया तो वी सी वी स्क्वेयर सी, ठीक है, और वही सी है और वही, ठीक है। डिराइवेटिव डिराइवेटिव लिया, जब डिराइवेटिव लिया तो 1/2, डिराइवेटिव 1/2 सी वी सी स्क्वेयर, ये ठीक है। अच्छा, अब वो जो है एनर्जी जो है पी इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम है, ठीक है, डेरिवेटिव ओवर टाइम। तो एनर्जी किस के बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, दिस एनर्जी, एनर्जी ओवर टाइम, ठीक है।
दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यानी टी यहाँ मल्टीप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लिया एनर्जी का, सही है, तो ये है पावर का, तो ये बराबर है एनर्जी के, सही है। तो अब ये सारा आ गया इन पावर, इसको इधर पुट किया, जब पुट किया तो देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ कोई इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हुई, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो गया, और हाफ सी वी स्क्वेयर सी है, ठीक है। ये 1/2 इसकी डेरिवेटिव से आया है। अच्छा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वो टाइम ओवर हो रहा है। ये इंडक्टर है, इंडक्टर जो है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, इसकी मिसाल ये टोरॉइड है, ठीक है, सोलेनाइड है, ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं, सही। इसका हमने पढ़ा कि इसकी जो है यानी वी एल डी आई बाई डी टी, सही है। चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस द वोल्टेज, सही। चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा, सही। वो जो हम पढ़ते थे, अब यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी, यानी जब हम हाथ से हिलाते थे तो चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता था, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होता, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता था, अब ये वो बात है, ठीक है। चेंज नहीं होगा तो वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह इससे अगर आप आई की वैल्यू फाइंड करें तो वो इंटीग्रेशन आप लोगों ने दोनों साइड पे अप्लाई करनी होगी, उससे ये आ गया, सही। अगर यहाँ पे पहले से इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था इनिशियली तो वो आई नॉट होगा, जिस तरह हमने वहाँ पे वी नॉट का, उसके लिए हमने वी की इक्वेशन दी, यहाँ पे आई की इक्वेशन दी, तो पहले से जो करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स अगर उसमें है तो उसकी वजह से अगर उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है तो वो आई नॉट कहलाएगा, सही है। यानी आपने जो इंडक्टर उठाया था वो पहले से उसमें इन वो मैग्नेट बना हुआ था, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म थी, उस मैग्नेटिज्म की वजह से उसमें करंट फ्लो हो रहा, अब फ्लो हो रहा है, तो वो करंट इनिशियल करंट कहलाएगा। फिर वही फार्मूला पी इक्वल वी आई, आई की इक्वेशन आई अपनी जगह पे वी की बजाय लिखा आई एल, ये ठीक है। तो आई स्क्वेयर आ गया, डिराइवेटिव में स्क्वेयर जो है वो 1/2 स्क्वेयर नीचे आ जाता है, आपको पता है, सही। तो ये सही 1/2 एल आई, दोबारा इंटीग्रेशन लिया तो वो तो जाहिर बात है कैंसिल हो गया, डी आई बाई डी टी, तो वो कैंसिल हो गया, तो ये तो फिर एनर्जी जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ पावर है, तो इस पावर को लिया यहाँ पे लिखा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो गए, 1/2 एल आई स्क्वेयर टी, सही। ये जो था ये पहला वो था, और इसके बाद जो है हम यानी 20-20 के 20 मिनट या 30-30 मिनट्स के वक्फे के साथ हम दूसरी मीटिंग स्टार्ट करेंगे, सही है। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।